ट्रेन के सफर में हमेशा ही मजा आता है, खासकर जब इतनी सीनरी देखने को मिले। ओह, कैसे हैं दोस्तों? मुझे लगता है कि आपको भी मेरी तरह ट्रेन्स बहुत पसंद हैं। आज भी ट्रेन्स ट्रांसपोर्ट का सबसे बेस्ट और जरूरी साधन है। इनकी बात ही अलग है। पर क्या आपको ट्रेन्स के इन्वेंशन के पीछे की कहानी पता है? तो शुरू करते हैं अपना सफर। छुक छुक ज़ूम इन। 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कोयले की खानों में काम लगातार बढ़ता जा रहा था, पर उनके सामने थी दो बहुत बड़ी दिक्कतें। पहली थी कि कोयले को देश के हर कोने में पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं था। गाड़ियों को घोड़े खींचा करते थे और उससे काम नहीं बन पा रहा था। और दूसरी दिक्कत ये थी कि वो पानी भर जाया करता था, जिससे काम करने वालों के लिए खोदना मुश्किल हो जाता था। खुशकिस्मती से इन दोनों बड़ी दिक्कतों का हल सिर्फ एक ही इंसान के पास था। 1804 में आए एक बहुत ही बड़े और काबिल इंजीनियर जिनका नाम था रिचर्ड ट्रेविथिक। वो अपनी बात पर अडिग रहते थे और क्यूरियस थे। अपने बचपन से ही इनके आइडियाज को कोई भी नहीं मानता था, पर इन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। इन्होंने बनाया एक इंजन जिसमें एक फायर बॉक्स था, जिसमें कोयला डाला जाता था और बहुत ही तेज आंच पर उसे जलाया जाता था। और फिर ये गर्मी इसमें मौजूद पानी को हाई प्रेशर स्टीम में बदलती। ये हाई प्रेशर स्टीम एनर्जी गुजरती थी स्टीम पाइप्स से होते हुए मशीन में। बॉयलर की स्टीम की वजह से ये पिस्टन पहले एक तरफ जाता और फिर दूसरी तरफ, और पिस्टन जुड़ा हुआ था घूमने वाले पहियों के साथ, और पिस्टन का ऐसे हिलना पहियों को पूरा गोल गोल घुमाता था। रिचर्ड ने बाद में अपने डिजाइन को बढ़ाया, जिससे कि उनकी कमाल की इन्वेंशन ट्रैवल करने और सामान को लाने ले जाने के काम में आई। और ऐसे हम छोटे छोटे कदम लेकर एक बहुत ही शानदार इन्वेंशन की तरफ बढ़े, जो है ट्रेन। उस समय इसे कहा जाता था लोकोमोटिव। और फिर इस चीज का लिया गया टेस्ट। रिचर्ड की लोकोमोटिव ट्रेन ने कामयाबी के साथ सफर किया और इस सफर की दूरी थी 15 किलोमीटर और इसने बोझ खींचा तकरीबन 10 टन लोहे का। हालांकि ये लोकोमोटिव इतना भारी था कि रेल की पटरियां न जाने कितनी जगह से टूट गईं, जिसकी वजह से लोगों ने उन पर सवाल उठाए। रिचर्ड ने और कई डिजाइन बनाए, पर बदकिस्मती से कोई काम नहीं आया, तो उन्होंने ट्रेन पर काम करना ही छोड़ दिया। वो साउथ अमेरिका चले गए और वहां अपने बाकी एक्सपेरिमेंट्स पर काम करने लगे। और अगले 20 सालों तक कई इंजीनियर्स ने इस मशीन को कारगर बनाने की कोशिश की, पर फिर आए जॉर्ज स्टीफनसन, जिन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। जॉर्ज से आयरन रोड बनाने को कहा गया, जिस पर घोड़े आसानी से चल सकें। पर जॉर्ज बहुत अक्लमंद थे। उन्हें पता था कि ये ट्रेन आखिर क्या क्या कर सकती है। जॉर्ज चीजों को बेहतर बनाने में बहुत माहिर थे। उन्हें पता चला कि लोकोमोटिव बहुत कम एनर्जी पैदा कर रही है, तो उन्होंने किसी और इंजीनियर के बनाए हुए डिजाइन को समझने की पूरी कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने अपना डिजाइन बनाकर बॉयलर बढ़ाए, जिसमें कोयले की खपत बढ़ी। उन्होंने रॉट आयरन का इस्तेमाल किया कास्ट आयरन की जगह, ताकि टूटे ना। उनके बनाए नए डिजाइन को नाम दिया गया द लोकोमोशन नंबर 1। 1825 में लोकोमोशन नंबर 1 दुनिया की सबसे पहली पब्लिक स्टीम रेलवे बन गई। ये डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक 450 पैसेंजर्स को लेकर चली। और कुछ सालों के लिए जॉर्ज स्टीफनसन बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए थे। पूरी दुनिया से लोग इनके पास आने लगे, जो इनसे रेलवेज बनाने का ये काम सीखना चाहते थे। इससे उनका नाम पड़ गया द फादर ऑफ रेल्स। और तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है दोस्तों। तेजी से काम हो सके, इसके लिए कमाल की मैगलेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मैगलेव टेक्नोलॉजी में
चुंबक की मदद से ट्रेन को ट्रैक के ऊपर उठाकर रखा जाता है, जिससे फ्रिक्शन कम हो और स्पीड को और बढ़ाया जा सके। ये तो जादू जैसा लगता है ना? वैसे आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि जब 1804 में ट्रेन पहली बार बनाई गई तो लोगों को टेंशन थी कि कहीं इसकी स्पीड की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि पैसेंजर्स का सांस ले पाना मुश्किल हो जाए। अजीब बात है ना? पर असल में ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा स्लो थी कि वो ट्रेन एक घोड़े से रेस हार गई थी। इस पर तो यकीन ही नहीं होता। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन भारत का गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई है 4483 फुट। और दुनिया का सबसे लंबा रूट बिना ट्रेन को बदले 10,212 किलोमीटर का है ना कमाल की बात? ये ट्रेन जाती है मॉस्को से नॉर्थ कोरिया तक। इस सफर में 7 दिन 20 घंटे और 25 मिनट लगते हैं। वो ये तो बहुत लंबा टाइम लग गया ना? तो मैं चला अपनी दोस्त ट्रेन के साथ पहाड़ों के सफर पर। मिलते हैं अगली बार। मैं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। अरे ये क्या, बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती जलाता हूँ। अरे शायद मैं मेज से टकरा गया। ओह, कहाँ पर है मोमबत्ती? ओह, ये रही। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंधेरे में चलना अच्छी तरह से सीख लिया है, और साथ ही साथ वो लोग अंधेरे में पढ़ लिख भी सकते हैं। ये वो लोग हैं जो देख नहीं सकते, और वो ऐसा करते हैं लिखने के एक अनोखे सिस्टम से, जो है ब्रेल। आप सबको इस इन्वेंशन की हैरान कर देने वाली कहानी सुनाते हुए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। शुक्र है बिजली आ गई। चलो दोस्तों, ज़ूम इन। लिखने के इस अनोखे तरीके का इतिहास बहुत ही पुराना है। सन 1800 के कुछ पहले का। फ्रेंच आर्मी के बहुत से सैनिक लैंप इस्तेमाल करते थे लड़ाई के संदेश पढ़ने के लिए। एक बहुत ही गलत तरीका, क्योंकि लैंप की चमकती रोशनी से दुश्मन को पता चल जाता था कि फ्रांस के सैनिक कहां पर हैं। चार्ल्स बाबिये नाम के एक आदमी ने इस परेशानी को देखा और फिर तैयार किया एक नाइट राइटिंग सिस्टम सैनिकों के लिए। इस सिस्टम में एक सेल में 12 उभरे हुए डॉट्स हुआ करते थे, जिन्हें उंगली से छूकर पढ़ा जा सकता था, और इससे सैनिकों को मदद मिली दुश्मन की नजर से बचकर संदेश को पढ़ने में। और फिर 1821 में चार्ल्स बाबिये को इनवाइट किया गया ताकि वो छोटे ब्लाइंड स्टूडेंट्स की एक क्लास को इस नाइट राइटिंग सिस्टम के बारे में समझा सकें। हालांकि इस सिस्टम के अंदर एक कमी भी थी। सिर्फ एक बार छूकर सभी डॉट्स को महसूस करना नामुमकिन सा था। फिर भी इसने एक स्टूडेंट को इंस्पायर किया, एक छोटा क्यूरियस बच्चा जिसका नाम था लुई ब्रेल। बहुत छोटी उम्र में एक दुर्घटना में ब्रेल की आंखों की रोशनी चली गई थी जब वो सुए से खेल रहा था और चमड़े में छेद कर रहा था। लेकिन ये फिजिकल डिसेबिलिटी ब्रेल के जुनून को बिल्कुल भी कम नहीं कर पाई। जल्द ही वो अपनी इमेजिनेशन के साथ वर्कशॉप में वापस आ गया, और इस बार चमड़े की बजाय ब्रेल डॉट्स पंच कर रहा था कागज में। उसने कई साल दिन रात काम किया चार्ल्स बाबिये के नाइट राइटिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि उसके ब्लाइंड फ्रेंड्स को मदद मिल सके। और आखिरकार छोटे समझदार बच्चे की मेहनत रंग लाई। ब्रेल ने नाइट राइटिंग सिस्टम को आसान किया और उभरे हुए डॉट्स को 12 से घटाकर 6 कर दिया। इससे हुआ ये कि एक बार छूकर ही एक सिंगल लेटर को पहचाना जा सकता था, जो कि बहुत ही बड़ा सुधार था बच्चों, क्योंकि इससे ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही आसान हो गया और तेज भी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले 5 सालों में ब्रेल ने इस तरीके को और बेहतर बनाया, जिसका इस्तेमाल पहले ही शुरू हो चुका था। आखिरकार 1829 में ब्रेल ने एक किताब पब्लिश की जिसमें पूरा ब्रेल कोड समझाया गया था, लिखने और पढ़ने के लिए।
इसके कमाल के फायदों के बावजूद लुई ब्रेल की अपनी यूनिवर्सिटी ने इस सिस्टम को अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन इससे उन्होंने हार नहीं मानी। जल्द ही उन्होंने स्टूडेंट्स को ब्रेल सिखानी शुरू कर दी। टीचर की नौकरी लगने के बाद ही ब्रेव की इस ब्रेल मूव ने मेरा मतलब है ब्रेल की इस ब्रेव मूव ने जबरदस्त मदद की सभी ब्लाइंड स्टूडेंट्स की। और 1854 में लुई ब्रेल की मौत के 2 साल बाद स्टूडेंट्स ने इतनी डिमांड करनी शुरू कर दी कि यूनिवर्सिटी को ब्रेल राइटिंग सिस्टम को अपनाना पड़ा ऑफिशियली। उसके बाद से ब्रेल राइटिंग सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया और ब्लाइंड लोगों को नई सोच दे रहा है, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाकर। सब खत्म हो गई। दोस्तों, ये मेरी ब्रेल गाइड की लास्ट कॉपी थी। मुझे जल्दी से कुछ और ले आनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, आप कहीं मत जाना। ट्रिविया टाइम। क्या आप जमीन पर बनी इस पीली पट्टी के बारे में जानते हो, जो कि रेलवे स्टेशंस पर होती है? ये असल में बनाई जाती हैं ब्लाइंड लोगों की मदद के लिए, ताकि वो लोग अपना रास्ता पता लगा पाएं और अड़चनों से बच सकें। और इन्हें कहा जाता है पैरों के लिए ब्रेल। रुकिए, ये तो ट्रेन नहीं है ना? तो ये क्या है? आखिर ये है क्या? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? देखो, वो तो हमारा दोस्त लुई ब्रेल जा रहा है। क्या आपको पता है, एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया 9969 ब्रेल, वो भी लुई ब्रेल को सम्मानित करने के लिए। वो जा रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि एक आदमी के इन्वेंशन ने कैसे इतने सारे ब्लाइंड लोगों की मदद की पूरी दुनिया में। रुको, हो सकता है ये मेरी मदद करे पृथ्वी पर वापस जाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं। मैं चलता हूँ ज़ूमिंग आउट। अरे रुको, लुई ब्रेल, रुक जाओ। नि हाओ मा दोस्तों, ये बहुत नाजुक लगता है, ठीक कहा ना? लेकिन ये बहुत मजबूत है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है रेशम से। बिल्कुल ठीक। और ये बहुत ही ज्यादा मुलायम और शाही लगता है। लेकिन पता है हमें रेशम कैसे मिला? कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। ज़ूम इन। चाइना की कहानियों के अनुसार करीब 5000 साल पहले रानी शी लिंग शी, जो पत्नी थी राजा वांग टी की, वो पहली इंसान थी रेशम को बनाने वाली। एक दिन रानी अपनी तलवार की धार तेज कर रही थी और चाय पी रही थी शहतूत के पेड़ के नीचे बैठकर। एक ककून उनकी सफेद गर्म चाय के कप में गिर गया और थोड़ी ही देर में खुलना शुरू हो गया। रानी चाय पीने ही वाली थी और उन्हें बड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने चमकदार धागे निकलते हुए देखे। रानी को वो चमकदार धागे इतने पसंद आए कि उन्होंने उनका सोर्स ढूंढना फौरन शुरू कर दिया और खोज से उन्हें मिला बॉम्बिक्स मोरी सिल्क वर्म। फिर तो वो शहतूत के पेड़ के इर्द गिर्द घूमते हुए ध्यान से ककून्स को देखने लगी। कीड़ों को अपने ककून्स में लिपटा हुआ देखकर, जो धागे जैसे मटेरियल से ढका था, उसे देखकर समझदार रानी को ये आइडिया आया, क्यों ना उस धागे को बुनकर कपड़ा बनाया जाए। वो वापस आई और प्रोडक्शन का एक तरीका डिजाइन किया उस कपड़े को बनाने के लिए, जिसे हम कहते हैं रेशम। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने सेवकों को भेजा रेशम के कीड़ों के दिए अंडों को इकट्ठा करने के लिए। बेबी वर्म्स, जिन्हें लार्वा कहते हैं, 2 हफ्तों बाद अंडों से निकले और उन्हें शहतूत की पत्तियां खिलाई गईं 1 महीने तक। इससे उनका वजन बढ़कर हो गया 10,000 गुना ज्यादा और वो हो गए 3 इंच तक लंबे। लार्वा ने निकालना शुरू कर दिया लिक्विड रॉ सिल्क अपनी सलाइवरी ग्लैंड से। जब लिक्विड हवा के संपर्क में आया, वो जमकर एक धागे में बदल गया। विकसित होते हुए लार्वा ने खुद को मोटे गर्म ककून में लपेट लिया। तो मेरे दोस्तों, ये था पहला कदम रेशम के धागे के बनने का।
ओ ककून्स को फिर से 3 मिनट के लिए उबाला गया, मौत बनने से पहले ही प्यूपा को मारने के लिए। ककून बॉईल करने से जेलेटिनस प्रोटीन मेल्ट हो गया जिसमें ककून बाइंड था। उन्होंने 50 ककून्स लिए और बैम्बू स्टिक के सिर्फ एक छेद से उन्हें निकाला, हाथ से चलने वाली एक रील से। जब धागे एक साथ बाहर निकले तो बची हुई प्रोटीन ने उन्हें चिपका दिया और बन गया एक मोटा धागा। आखिर में धागों को बुनकर बनाया गया चमकदार और मुलायम एक रेशम का कपड़ा। 200 BC तक रेशम सिर्फ चाइना के राज परिवार के इस्तेमाल के लिए ही था, और क्योंकि मलबरी रेशम के कीड़े चाइना में ही मिला करते थे, उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। रेशम के व्यापार पर चाइना की मोनोपोली थी। उन्होंने कीड़े की बात सीक्रेट रखी। रेशम की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई और पूरी दुनिया के लोग इसे सोने और चांदी के सिक्के देकर खरीदने लगे, पर सीक्रेट ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। 300 AD में कोरिया ने रेशम बनाना शुरू किया। ऐसा उन चाइनीज इमिग्रेंट्स की वजह से हुआ जो वहां बस गए। जल्द ही रेशम का उत्पादन होने लगा जापान, इंडिया और पर्शिया में भी, और बहुत ही जल्द चाइना ने यह मोनोपोली खो दी। 13वीं सदी के दौरान इटली का नाम सबसे ऊपर हो गया। रेशम के इतिहास में वो सबसे ज्यादा रेशम बनाने वाला देश बन गया। जल्द ही फ्रांस ने रेशम के लिए इटली को चुनौती देनी शुरू कर दी, लेकिन आजकल चाइना फिर से पहले नंबर पर आ गया है और रेशम के उत्पादन का राजा बन गया है। ओह, मैं भूल ही गया था, मुझे आपको कुछ बताना है जो बहुत मजेदार है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है रेशम की रस्सी उतनी ही मजबूत होती है उतनी ही मोटी मेटल की तार से? असलियत में ये सबसे मजबूत धागा है इंसानों की जानकारी में। ये जख्मों पर लगाने के काम भी आता है क्योंकि ये डिसॉल्व होकर बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। वो क्या बात है? तो देखा दोस्तों, रेशम कितना काम आ सकता है। तो अगली बार आप जब भी किसी को रेशम का सुंदर कपड़ा पहने हुए देखो तो आपको रेशम की कहानी याद आ जाएगी। मुझे जाना होगा आप लोगों के लिए एक नई कहानी ढूंढने। मैं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। हाय दोस्तों, यहां से दिख रहा है बहुत ही शानदार नजारा। क्या आप भी इस नजारे को देखना चाहते हैं? लेकिन आपको नहीं पता होगा कि फेरिस व्हील इन्वेंट किसने किया था। इसका जवाब इस नाम में ही है। अब भी नहीं समझे? तो फिर मैं बताता हूं। ज़ूम इन। करीब 100 साल पहले पेरिस में आईफिल टावर को बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और इंजीनियरिंग के इस कमाल को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे। शिकागो शहर में एक वर्ल्ड फेयर शुरू होने वाला था। मेले को ऑर्गेनाइज कर रहे थे डैनियल बर्नहम, जो उस समय के एक मशहूर आर्किटेक्ट थे। मुकाबले के लिए डैनियल और उनकी टीम आईफिल टावर से ज्यादा मशहूर होने वाली कोई चीज चाहते थे। तो कैसा लगता है जब तुम अपने दोस्त के प्रोजेक्ट को देखते हो और चाहते हो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट उससे भी बेहतर हो? अच्छा, तो डैनियल ने एक मीटिंग बुलाई आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की और उनसे कहा कोई ऐसा अजूबा बनाओ जो कि आईफिल टावर से भी बेहतर हो। हमारी कहानी का हीरो भी वहीं पर था। एक 33 साल का इंजीनियर, इलिनॉय शहर का, नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन गेल फेरिस जूनियर। ओह, लंबा नाम है ना? कई लोग डैनियल के पास आइडिया लेकर आए, लेकिन उन्हें उनमें से कोई पसंद नहीं आया। सिर्फ फेरिस ही ऐसा शख्स था जिसने कुछ अलग सोचा था। एक रेस्टोरेंट में बैठकर फेरिस ने आसमान में घूमने वाले एक बहुत बड़े बाइसिकल व्हील की कल्पना की। क्या क्या सोचा करता था वो इंसान, है ना? फेरिस चाहते थे कि लोग शहर का नजारा देख पाएं इतनी ऊंचाई से जो कल्पना से बिल्कुल अलग था। लेकिन डैनियल को इस डिजाइन के लिए मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें यह सुरक्षित नहीं लगा, इसलिए आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फेरिस ऐसा नहीं था जो आसानी से हार मान ले। उसने पक्का फैसला कर लिया था
व्हील को डिजाइन करने और बनाने का। बहुत लोगों से बातचीत करने के बाद उसे किसी तरह इन्वेस्टर्स मिल ही गए जो इसे बनवाने को तैयार थे। आखिरकार फेरिस के पास $4 लाख आ ही गए इस विशाल राइड को बनाने के लिए। इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग शहरों में बने और फिर भेजे गए शिकागो। पहले उन्होंने फाउंडेशन बनाई और फिर खड़े किए 2 पैरेलल टावर्स। फिर व्हील को लगाया गया पिलर्स के बीच में एक 45 टन के एक्सेल पर, और फिर लगाए गए बीम्स, स्पोक्स और आयरन रॉड्स ताकि ये सुरक्षित बने। फिर एक स्टीम इंजन लगाया गया जिसकी मदद से इस विशाल व्हील को घुमाया जा सके, और एक एयर ब्रेक भी लगाया गया ताकि जब जरूरत पड़े तो व्हील को रोकने में कोई परेशानी पैदा ना हो। पूरा होने के बाद फेरिस व्हील की ऊंचाई थी पूरी 264 फीट। उसमें थी 36 पैसेंजर्स कार्स जो एक बार में 2000 से ज्यादा लोगों को घुमा सकती थी। फेरिस और उनकी पत्नी बैठने वाले पहले पैसेंजर्स थे और शहर के मेयर भी थे। शुरुआत धूमधाम से हुई और 40 लोगों वाला बैंड धुन बजा रहा था जब उन्होंने फेरिस व्हील पर पहली राइड ली। सिर्फ 19 हफ्तों में 10 लाख से ज्यादा लोग राइड के लिए आ चुके थे। शहर को इतनी ऊंचाई से देखने के लिए उनसे इंतजार नहीं हो रहा था। न्यूज रिपोर्टर्स आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे इस व्हील की तारीफ में। मेले के खत्म होने के बाद जल्द ही फेरिस व्हील की नकल करके बहुत सारे व्हील्स पूरी दुनिया में बनने लगे और ये बहुत ही मशहूर होता गया। लेकिन अफसोस, फेरिस ऑर्गेनाइजर्स के साथ कानूनी लड़ाई में फंस गया और अपना सारा पैसा गंवा बैठा। 1896 में बस 37 साल की उम्र में फेरिस की मृत्यु हो गई पिट्सबर्ग में। फेरिस व्हील ने नई उम्मीद और नई दिशा दी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को। अगर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो मैं काफी कुछ बता सकता हूं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि ओरिजिनल फेरिस व्हील को शिकागो व्हील के नाम से भी जाना जाता था? फेरिस व्हील से इकट्ठा हुए थे $7,26,000, जिससे कुल कमाई हुई थी $3,95,000 की इस व्हील को लगाने वाली कंपनी की। आज दुनिया में सबसे बड़ा व्हील है जिसे कहते हैं हाई रोलर। इस व्हील की ऊंचाई है 550 फीट लास वेगस में। लेकिन रुको, एक और व्हील है जो बन रहा है न्यूयॉर्क में, और ये व्हील 630 फीट ऊंचा होगा। अब अपने पेरेंट्स से कहो कि वो आपको फेरिस व्हील राइड के लिए ले जाएं। मैं फिर आऊंगा एक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशन के साथ। तब तक गुड बाय।